हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेट ट्यूटर। मेरा नाम है संदीप और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग पे है और इसमें मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में फुल ट्यूटोरियल दूंगा। फ्रेंड्स, ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना, यानी नेटवर्क को बनाने में या नेटवर्क में इंफॉर्मेशन शेयर करने में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों मॉडल काम कैसे करते हैं और इनमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग कंसेप्ट कैसे इनेबल किया जाता है, या शेयरिंग कंसेप्ट को अनेबल करने में या इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ सकती हैं, डिवाइसेस को कैसे ऐड किया जाता है और कौन कौन से पैरामीटर्स डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं। और फ्रेंड्स, ये सभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहले आता है पीयर टू पीयर मॉडल और इसमें क्या होता है कि दो कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इंटरनेट की मदद से डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और इसमें अगर हम फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहें तो वो हम डायरेक्टली बिना किसी सर्वर का यूज़ किए कर सकते हैं। या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हर कंप्यूटर एक फाइल सर्वर भी होता है और क्लाइंट भी होता है। और ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जब कोई कंप्यूटर किसी इंफॉर्मेशन के लिए दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट करने वाला कंप्यूटर क्लाइंट का काम करता है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला कंप्यूटर फाइल सर्वर का काम करता है। फ्रेंड्स, इस फिगर को देखिए सॉरी, इसमें दो कंप्यूटर्स हैं जो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं और जैसा मैंने बताया था कि पीयर टू पीयर में सिस्टम डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अभी मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स इनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तब तक हम थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। तो इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है? फ्रेंड्स, इसमें हम जो सर्वर और क्लाइंट्स यूज़ करते हैं उनमें हम कुछ स्पेसिफिक टास्क डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली इसमें जो सर्वर यूज़ होता है उसका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का और क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का होता है और क्लाइंट का काम सिर्फ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करने का होता है। फ्रेंड्स, इसमें क्लाइंट और सर्वर दोनों रैंडमली एक दूसरे पर डिपेंड हुए बिना काम करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यहाँ एक सर्वर है जिसके नीचे एक स्विच है जिससे बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट किए गए हैं। तो ऊपर दिए गए सर्वर को इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर उनको उनकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स, सर्वर का काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का ही नहीं होता, यह और भी कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि HTTP, DHCP, DNS। इनके अलावा और भी कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो फाइल सर्वर प्रोवाइड करता है, जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन दोनों मॉडल्स पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल की वर्किंग के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए मैं आपको इन ग्राफ्स की मदद से ही इनकी वर्किंग समझाता हूँ। स्टार्ट करते हैं पीयर टू पीयर से। फ्रेंड्स, इस फिगर को देखिए। फ्रेंड्स, इसमें जो क्लाइंट और सर्वर होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं होते, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें हर कंप्यूटर क्लाइंट भी होता है और सर्वर भी होता है। इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करते हुए ये क्लाइंट और सर्वर का काम करते हैं, जिस वजह से ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर मॉडल की एक मेन फंक्शनैलिटी ये होती है कि इसमें जो पीयर्स यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की जगह कनेक्टिविटी पे फोकस करते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर के पास अपना खुद का डाटा होता है, इसलिए ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जगह कनेक्टिविटी पे फोकस करते हैं। फ्रेंड्स, पॉइंट टू पॉइंट मॉडल में क्लाइंट सर्वर मॉडल के कंपैरिजन में लेस कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें बेसिकली दो ही कंप्यूटर डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं और अगर नंबर ऑफ पेयर्स या कंप्यूटर्स को इंक्रीज कर दिया जाए तो यह लेस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसका यूज बेसिकली छोटे नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है जिसमें लगभग 10 कंप्यूटर्स ही अरेंज होते हैं और यह ज़्यादा पेयर्स होने पे अनस्टेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि यह कनेक्टिविटी पे फोकस करता है और जितने ज़्यादा पेयर्स होंगे कनेक्टिविटी इशू होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। फ्रेंड्स, इसी वजह से नंबर ऑफ पेयर्स इंक्रीज होने के साथ साथ यह लेस स्टेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी पीयर टू पीयर की वर्किंग। अब जानते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल की वर्किंग के बारे में। फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है? इसमें जैसा कि मैंने आपको अभी पीयर टू पीयर मॉडल के केस में बताया था कि पीयर टू पीयर मॉडल में
पीयर्स जो यूज़ होते हैं वही क्लाइंट और सर्वर का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट और सर्वर का काम करते हैं वो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। यहाँ पे जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट्स का काम करते हैं और सर्वर अलग से इंस्टॉल्ड होता है। बेसिकली जो सर्वर होता है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का और क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट पे उनको प्रोवाइड करने का काम करता है, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं और सर्वर को इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइंट सर्वर मॉडल जो होता है वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पे फोकस करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्लाइंट्स के पास अपना खुद का डाटा नहीं होता और जो सर्वर होता है उसी के पास सारा डाटा स्टोर होता है। इस वजह से ये कनेक्टिविटी के कंपैरिजन में इंफॉर्मेशन शेयरिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी लॉस भी हो जाती है तो सर्वर के पास डाटा सेव रहता है और रिक्वेस्ट को दोबारा जनरेट करके सर्वर से दोबारा डाटा एक्सेस किया जा सकता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पीयर टू पीयर मॉडल में बताया था कि जो पीयर्स होते हैं वो सर्वर और क्लाइंट दोनों का काम कर सकते हैं और रिक्वेस्ट जनरेट भी कर सकते हैं और रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, जो क्लाइंट होता है वो सिर्फ वही रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है सर्वर के लिए, और जो सर्वर होता है उसके पास जो डाटा सेव होता है वो उस डाटा को सिर्फ क्लाइंट के पास सेंड ही कर सकता है और सर्वर रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता। इसी वजह से मैंने स्टार्ट में क्लाइंट सर्वर मॉडल के स्टार्ट में बताया था कि इसमें जो सर्वर और क्लाइंट्स यूज़ होते हैं उनमें टास्क डिवाइड किए जाते हैं। तो जो सर्वर होता है उसका काम सिर्फ डाटा सेंड करने का होता है और जो क्लाइंट होता है उसका काम सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट करने का होता है। फ्रेंड्स, जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है वो पीयर टू पीयर मॉडल की अपेक्षा ज़्यादा कॉस्टली होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे पीयर्स यूज़ किए जाते हैं और काफ़ी सारे वायर्स के द्वारा इनको इंस्टॉल किया जाता है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है, और यह पीयर टू पीयर मॉडल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह इंफॉर्मेशन शेयरिंग पे फोकस करता है, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर लॉस भी हो जाती है तो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सर्वर के पास स्टोर रहती है और दोबारा से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके सर्वर क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सेंड कर सकता है। और पीयर टू पीयर मॉडल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाता है। अगर सिस्टम्स ज़्यादा हो जाएंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। लेकिन जो क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है इसमें सिस्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं और यह उससे पीयर टू पीयर मॉडल से ज़्यादा स्टेबल होता है, और यह बेसिकली स्मॉल या लार्ज दोनों नेटवर्क को बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यह थी हमारी क्लाइंट सर्वर मॉडल की फंक्शनैलिटी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन दोनों की वर्किंग प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, और यह प्रैक्टिकली वर्किंग होगी पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर में। फ्रेंड्स, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर का यूज़ इमेजिनरी सॉफ्टवेयर के रूप में किया जाता है। काम तो हमें फिजिकली करना पड़ता है, और फिजिकली काम करने के लिए जब हमारे पास रियल के हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जैसे राउटर स्विचेस, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक पुट्टी सॉफ्टवेयर होता है जो रियल वर्ल्ड में काम करता है। लेकिन जब हम एक प्रैक्टिस के तौर पे जिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं वो है सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में फ्रेंड्स मैं आपको अभी ये सब जो अभी मैंने बताया है पीयर टू पीयर मॉडल और क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले 2 पीसी ले लेते हैं। पीसी नीचे से सेलेक्ट करते हैं और ऊपर इनको ड्रैग कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब इन दोनों को कनेक्ट करने की बारी है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सिमिलर डिवाइसेस होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए क्रॉसओवर केबल यूज़ होती है, और जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं जैसे अगर राउटर को स्विच के साथ कनेक्ट करना हो या स्विच को पीसी के साथ कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम स्टेट केबल यूज़ करते हैं। जैसा कि आप अभी नीचे देख रहे हैं जहाँ मैं कर्सर का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे ये सारी केबल्स दी गई हैं। तो जो ये डॉटेड वाली 4th नंबर की केबल है ये है क्रॉसओवर केबल, जो कि सेम टाइप के डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इसको हम पीसीज के फास्ट इथरनेट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ये दोनों पीसीज जो हैं कनेक्ट हो चुके हैं और इनके दोनों पोर्ट्स भी ग्रीन हो चुके हैं। तो अब इनके को कनेक्ट करने के लिए कौन से पैरामीटर्स का यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, इनको कनेक्ट करने के लिए 3 पैरामीटर्स का यूज़ किया जाता है, वो है आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे। फ्रेंड्स, ये 3 पैरामीटर्स जो होते हैं इनको
किन्हीं भी दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कम्युनिकेट करवाने के लिए सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले इनकी वर्किंग जानने से पहले मैं आपको इन तीनों पैरामीटर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम इन तीनों पैरामीटर्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। फ्रेंड्स, यह एक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है जो किसी भी कंप्यूटर्स को एक यूनिक तरीके से एसोसिएट किया जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं तो उन 10 कंप्यूटर्स का आईपी एड्रेस अलग अलग होगा, मतलब कि हर कंप्यूटर के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस एसोसिएट होता है। फ्रेंड्स, अगर जब हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी डाटा सेंड या रिसीव करते हैं तो उसके लिए हमें आईपी एड्रेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि क्लाइंट सर्वर मॉडल में जब कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट जनरेट करता है सर्वर के पास किसी भी इंफॉर्मेशन को गेन करने के लिए, तो सबसे पहले सर्वर के पास उस क्लाइंट का आईपी एड्रेस जाता है, ताकि और उसी आईपी एड्रेस के तहत वो उसको पहचान पाता है कि ये कौन से क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट आई है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा भी होगा 192.168.0.1 ये जो नंबरिंग होती है ये आईपी एड्रेस ही होता है और ये 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है फ्रेंड्स, और यह हर सिस्टम के लिए अलग से यूनिकली एसोसिएट होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क एक 32 बिट का नंबर होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है। जैसा कि आप ऊपर लिखे आईपी एड्रेस में देख रहे हैं 192.168.0.1, यह एक 4 बाइट का आईपी एड्रेस है। 4 बाइट मतलब 32 बिट, एक बाइट में 8 बिट होती हैं, तो 4 × 8 = 32। तो जो सबनेट मास्क होगा वो भी 32 बिट का ही होगा। और सबनेट मास्क में क्या होता है कि जो 0 यूज़ होती है वो होती है होस्ट बिट के लिए, यानी कि हम उस आईपी एड्रेस जो कि किसी भी स्पेसिफिक क्लास का हो सकता है, क्लास ए का भी हो सकता है, क्लास बी का भी, या क्लास सी का, तो उसमें हम कितने होस्ट डिसाइड कर सकते हैं या उसमें कितने आईपी एड्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो 0 होगी वो होस्ट बिट के लिए यूज़ होगी और जो 1 होगा वो नेटवर्क बिट के लिए होगा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली जो क्या होता है सबनेट मास्क में होस्ट बिट के नेटवर्क बिट के लिए 255 का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नेटवर्क बिट ऑलरेडी फिल्ड होती हैं और जो होस्ट बिट होती हैं वो 0 से लेकर 255 तक 255 तक चलती हैं। जैसे कि जो ऊपर लिखा हुआ आईपी एड्रेस है हमारा, ये क्लास सी का है और इसमें जो लास्ट में 1 लिखा है, इसमें जो फर्स्ट वाली 3 बाइट है 192.168.0, ये जो है ये नेटवर्क बिट है। तो इन तीनों को तो हम चेंज करेंगे नहीं। तो जो 1 है लास्ट में, ये एक जो बाइट है लास्ट वाली, यही हमारी नेटवर्क बिट के लिए होस्ट बिट के लिए यूज़ होगी। तो ये 0 से लेकर 255 तक चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लास सी में हम सिर्फ 256 आईपी अलाउ कर सकते हैं 0 से 255 तक। लेकिन इसमें भी क्या होता है कि जो 0 होता है वो नेटवर्क आईडी होती है और जो लास्ट वाला 255 होगा वो ब्रॉडकास्ट आईडी होगा। तो बेसिकली क्या होगा, 0 और 255 स्किप कर दिए जाते हैं। तो 1 से लेकर 254 तक हम 254 सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सबनेट मास्क क्या होगा, 255.255.255.0। और ये 255 3 बार मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्लास सी के आईपी में फर्स्ट 3 जो बाइट होती हैं वो नेटवर्क के लिए फिल्ड होती हैं और जो लास्ट वाली बाइट होती है उसमें हम होस्ट को अलाउ कर सकते हैं। तो जो 0 होगा वो होस्ट के लिए है और ये 255 इसलिए लिखा है क्योंकि नेटवर्क बाइट को हम चेंज नहीं कर सकते। नेटवर्क बाइट तभी चेंज होती है जब हम नेटवर्क को चेंज करें। जैसा कि ऊपर लिखा है 192 की जगह अगर हम 193 लिखें तो वो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, नेटवर्क आईडी चेंज हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी डिफ़ॉल्ट जो सबनेट मास्क रहेगा वो 255.255.255.0 ही रहेगा। तो फ्रेंड्स, यह था हमारा सबनेट मास्क। इसके बाद आता है गेटवे। फ्रेंड्स, जो गेटवे होता है वो एक गेट का काम करता है। जैसे कि हमारे पास 2 नेटवर्क हैं, 192 का और एक 193 का। क्लास सी के 2 आईपी हैं हमारे पास, 2 राउटर्स हैं जो कनेक्ट हैं, उनके दोनों सिरों पर अलग अलग नेटवर्क काम कर रहा है। जैसे कि एक पे है 192 और एक पे है 193। तो जो 2 नेटवर्क होंगे उनमें कम्युनिकेशन करवाने के लिए
जो गेटवे होगा वो एक गेट का काम करेगा। यह किसी राउटर का भी के रूप में भी हो सकता है, या कोई फायरवॉल भी हो सकता है, सर्वर भी हो सकता है, या कोई भी और डिवाइस जो किसी नेटवर्क में ट्रैफिक को अलाउ करे। फ्रेंड्स, गेटवे के बारे में मैं आपको आगे CCNA की जो प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, जब मैं आपको इसके बारे में फुल्ली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और अभी जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो बेसिकली इसको भी करके दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम इनके प्रैक्टिकल्स पे ध्यान देते हैं, करते हैं उनको। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने 2 PC लिए थे। इनके ऊपर मैंने इनके IPs लिखे हैं 20.0.0.2 और 20.0.0.3। फ्रेंड्स, यह क्लास A के IP एड्रेस है। क्लास A के IP एड्रेस 0 से लेकर 127 तक फ्लो करते हैं, मतलब कि 0 से लेकर 127 तक की रेंज होती है क्लास A की IPs की। तो चलिए अब हम इन सिस्टम्स को, जो 2 PC हमने यूज़ किए हैं, इनको प्रैक्टिकली IP एड्रेस और गेटवे प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें इसके ऊपर क्लिक कीजिए, डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। तो यहाँ आपको कुछ ऐसे दिखेगा। तो इसमें क्या है, जो IP एड्रेस का सेक्शन है वहाँ पे जो हमने IP लिखा था वो लिखिए 20.0.0.2। एंटर करेंगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा फ्रेंड्स, जो अपने आप ही आ जाएगा। तो उसके बाद हमें गेटवे देना है। गेटवे क्या देंगे, 20.0.0.1। और ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो भी हमारा नेटवर्क होगा, हो सकता है ये जो दोनों PCs हैं अलग अलग नेटवर्क में काम कर रहे हों, बट फिर भी फ्रेंड्स गेटवे जो होता है वो 2 कंप्यूटर्स के लिए इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ दे देते हैं। तो दूसरे PC में हम IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो डेस्कटॉप पे जाइए, डेस्कटॉप के बाद IP कॉन्फ़िगरेशन और IP एड्रेस हम इसको दे देते हैं। तो इसका IP एड्रेस था 20.0.0.3 और एंटर करते ही इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो अपने आप ही आ जाएगा। तो गेटवे क्या है, गेटवे हम दे देते हैं 20.0.0.1। गेटवे क्या है, गेटवे को हम जो किसी भी नेटवर्क के गेट के रूप में जो काम करता है, वहाँ पे जो एड्रेस दिया जाता है, और ये कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें नेटवर्क में प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, जो असाइन करते हैं, वही गेटवे हो जाता है। लेकिन गेटवे का क्या है, गेटवे उसी क्लास का IP एड्रेस होना ज़रूरी है जो नीचे काम कर रहा होता है। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नीचे सिस्टम्स उसके काम कर रहे हैं वो उससे कनेक्टिविटी ले सकें। तो अब चलिए हम इनके बीच में मैसेज पास करके देखते हैं। तो ऊपर जो मैसेज है, यहाँ से हम मैसेज ले लेते हैं। तो इस मैसेज को इससे कैसे इसके पास भेजते हैं। तो ये क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, हम सिमुलेशन करके देखेंगे। सिमुलेशन का मतलब होता है जब हम कोई पैकेट किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास भेजते हैं, वो सक्सेसफुली जा रहा है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए सिमुलेशन यूज़ की जाती है। तो सिमुलेशन यूज़ करके देखते हैं। तो सिमुलेशन चालू करते हैं। तो सिमुलेशन चालू होते ही जो ये पैकेट है, ये एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर ट्रेवल करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिमुलेशन हमारी चालू हो जाती है। तो ये जो पैकेट है ये दूसरे सिस्टम के पास गया, PC1 के पास गया, और PC1 के पास से वापस PC0 के पास वापस आ गया। और ये जो आप इसके ऊपर ठीक का निशान देख रहे हैं, इसका मतलब है कि जो हमारा कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है और पैकेट जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सब कुछ सक्सेसफुल तो हो गया, लेकिन यहाँ मैं आपको एक मेन पॉइंट बताता हूँ। जब भी हम 2 पीसेस को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो जो उनके IP एड्रेसेस होते हैं वो सेम क्लासेस के ही होने ज़रूरी नहीं है, उनका सेम नेटवर्क का होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 20.0.0.2 और एक है 20.0.0.3। मतलब क्या है कि जो इनके आगे 20 है ये क्लास A का है, क्योंकि ये 0 से 127 के बीच में आता है, तो ये क्लास A का है। लेकिन अगर हम एक पे 20.0.0.2 करें और दूसरे पे अगर 21.0.0.1 कर दें, तो ये हमारे जो होंगे ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये डिफरेंट नेटवर्क के हो जाएंगे। एक 20 वाले नेटवर्क का होगा और एक 21 वाले नेटवर्क का होगा। तो जो डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ होते हैं, उन डिवाइसेस का नाम है राउटर। तो उनके लिए हमें राउटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम कोई भी डिफरेंट डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाना हो तो उनके लिए हमें राउटर्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह थी इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें
इश्यूज क्या आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने में। तो फ्रेंड्स अगर हम कनेक्शन में प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले बात करते हैं वायर्स की। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेम डिवाइसेस होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए क्रॉस ओवर केबल का यूज़ किया जाता है, और जो डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं उनको यूज़ करने के लिए स्ट्रेट केबल का यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इस क्रॉस केबल की जगह दो पीसीज को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल का यूज़ करें तो क्या होगा, फर्स्टली या तो कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, नो कम्युनिकेशन दिखाएगा कि इस वायर के द्वारा हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। और अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो भी गया तो दूसरा इसमें क्या लॉस हो सकता है, इसमें डाटा लॉस हो सकता है। तो फ्रेंड्स जो वायर होती है वो कनेक्शन को एस्टेब्लिश करते टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है कि हम कौन सी वायर यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि अगर हम राउटर टू राउटर कनेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम सीरियल केबल के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो कि बैंडविड्थ के लिए भी यूज़ की जाती है। और जैसे दो पीसीज को कनेक्ट करना है तो क्रॉस ओवर केबल, और जो जैसे दो कोई भी डिफरेंट डिवाइसेस है, जैसे पीसी से को किसी स्विच से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम स्ट्रेट केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वायर के बाद आता है जो हम प्रायर लेवल पे जिसको हम डिस्कस करते हैं वो है फायरवॉल और एंटीवायरस। जैसा कि जब हम किन्हीं दो पीसीज के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं तो या तो जब हमारी फायरवॉल ऑन होगी अगर जो दूसरा पीसी जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अगर वो हमारे पीसी पे ऑथेंटिकेट नहीं है तो फायरवॉल उसके साथ क्या करेगी कि उसको डाटा शेयर करने नहीं देगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, फायरवॉल को ऑफ कर देंगे, और फायरवॉल को ऑफ करते ही जो दूसरा पीसी होगा वो हमारे पीसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा। दूसरा केस क्या है कि जैसे हमारे सिस्टम में कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो कि दूसरे पीसी को हमारे पीसी के साथ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करने दे रहा, तो इस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर देंगे डाटा को या इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। और एंटीवायरस के डिसेबल होते ही जो हमारी इंफॉर्मेशन होगी वो दूसरे पीसी के पास जाएगी भी और दूसरे पीसी के पास से वापस भी आएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पीयर टू पीयर मॉडल। इसके बाद आता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो चलिए क्लाइंट सर्वर मॉडल को अभी मैं आपके साथ प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स क्लाइंट सर्वर मॉडल के लिए हम जैसा मैंने डायग्राम बनाया था वैसा ही कुछ डिवाइसेस को ऐड कर लेते हैं। जैसे पहले हम सर्वर लगाते हैं, इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क बनेगा और आपको सीखने में थोड़ा मज़ा भी आएगा। एक स्विच लगा देते हैं जिसके साथ हम कई सारे पीसीज को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे पीसीज को अभी मैं सेलेक्ट करूँगा फ्रेंड्स। अगर हम ज़्यादा पीसीज को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल दबा के पीसी के ऊपर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि पीसी हमारा सेलेक्ट हो जाएगा और हमें बार बार पीसी को सेलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो अब बात आती है फ्रेंड्स इनकी कनेक्टिविटी की। तो इनकी कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, तो फ्रेंड्स इनकी कनेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको पीयर टू पीयर मॉडल में बताया था कि सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस ओवर केबल का यूज़ किया जाता है और डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल का यूज़ किया जाता है, जो कि क्रॉस ओवर के बराबर में आप ये स्ट्रेट केबल देख रहे हैं। जो क्रॉस ओवर है वो डॉटेड फॉर्म में है और स्ट्रेट जो है स्ट्रेट है ब्लैक कलर में। तो इसको अगर हम एक एक सिस्टम को अगर डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करेंगे तो बार बार हमें इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि एक बार के क्लिक में ही सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर दें बारी बारी से, तो इसके कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्वर को स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो सर्वर का फास्ट इथरनेट पोर्ट है जिसको हम स्विच के पोर्ट 1 से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसके बाद क्या है, स्विच के दूसरे पोर्ट से लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं, जो कि मैंने अभी दिया है लैपटॉप के फास्ट इथरनेट पोर्ट से। स्विच का पोर्ट नंबर 3 है उसको हम पहले पीसी से कनेक्ट कर देते हैं, और जो स्विच का चौथा पोर्ट है उसको हम इस पीसी 3 से कनेक्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स अभी जो आप ये सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, जो पोर्ट कनेक्ट होता जाएगा वो इस इंटरफेस से गायब होता जाएगा। लेकिन रियल इंटरफेस में ऐसा नहीं है कि जिस पीसी या जिस स्विच को पीसी से कनेक्ट कर देंगे तो कि उनके पोर्ट गायब हो जाएं। तो फ्रेंड्स वहाँ गायब नहीं होंगे, ये सिर्फ एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे ये पोर्ट्स गायब हो रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं इनके आईपी प्रोसेस को भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए एक बार क्या करते हैं कि जो ये सर्वर है इस पे मैं क्या करता हूं कि एक आईपी दे देता हूं। आईपी है 10.0.0
10.0.0.1। ये क्लास ए का आईपी है फ्रेंड्स। आईपी देता क्या हूँ मैं, इसके ऊपर आईपी असाइन ही कर देता हूँ। इसके ऊपर जाइए, फिर डेस्कटॉप में जाइए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे टाइप कीजिए 10.0.0.1 और फिर एंटर करते ही इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होगा वो शो हो जाएगा। फ्रेंड्स इसमें गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। गेटवे देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें कोई डिफरेंट नेटवर्क यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे जो नीचे पीसीज होंगे सारे वो इस 10K नेटवर्क से ही चलेंगे। अगर इसके साथ में कोई 20 का नेटवर्क या 21 का, 11 का, 12 का कोई भी नेटवर्क होता तो उसके लिए हमें क्या गेटवे की ज़रूरत होती। लेकिन यहाँ हम गेटवे यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेटवे का यूज़ बेसिकली डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करते हैं, सेम आईपी 10 की रेंज का आईपी रखते हैं और वही जो नीचे पीसीज हैं उनको असाइन करेंगे अभी। तो फ्रेंड्स अगर हम पीसीज की बात करें तो पीसीज को अगर हम आईपी एड्रेस असाइन करें तो जैसे PC4 है, इसको हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो पीसी को आईपी एड्रेस जो हम असाइन करेंगे वो 10 की रेंज का ही होगा, क्योंकि जैसे कि 10.0.0.11 और इसका एंटर करते डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें गेटवे देने की ज़रूरत पड़ेगी और गेटवे क्या होगा 10.0.0.1 जो हमारा सर्वर होगा उसका आईपी हमारे यहाँ पे गेटवे के उसमें गेटवे के रूप में यूज़ होगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब भी ये PC3 या PC2 को डाटा सेंड करना चाहेगा, किसी इस लैपटॉप को डाटा सेंड करना चाहेगा तो उसको गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी और वो यहीं से ही होकर जाएगा। तो इस वजह से यहाँ मैंने भी इसमें पीसी में गेटवे को दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्या करते हैं, हम सिमुलेशन करके देखते हैं। सिमुलेशन करते हैं अब तो सॉरी फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा सिमुलेशन का पेज इस सर्किट के ऊपर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं एक बार इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, स्विच को थोड़ा सा इधर ले आओ और इन सिस्टम्स को भी इधर ले आओ। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करके एक बार इनको इधर कर देता हूँ, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा इस सर्किट को इधर कर दिया है। अब हम सिमुलेशन करके देखते हैं। तो हम सिमुलेशन करते हैं। सिमुलेशन के ऊपर क्लिक कीजिए और सिमुलेशन को स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम करते हैं सिमुलेशन स्टार्ट। तो ये जो पैकेट है PC5 से सर्वर के पास जाएगा। पहले तो ये चारों के पास, इन सब के पास भी जाएगा जहाँ से ये फेल हो जाएगा, तो उसके बाद ये सर्वर के पास जाएगा और सर्वर के पास से वापस भी आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, सक्सेसफुल होता है या सक्सेसफुल नहीं होता है। अभी ये आ रहा है PC5 के पास। तो फ्रेंड्स ये सक्सेसफुल हो गया क्योंकि इसमें हमने गेटवे भी दिया था। और फ्रेंड्स बेसिकली गेटवे का यूज़ एक्सटर्नल सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स जो अभी हमारे 3 स्पीसीज बाकी हैं, चलो हम उन पे भी आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। लेकिन उन पे आईपी एड्रेस असाइन करने के लिए हम DHCP फैसिलिटी का यूज़ करेंगे जो हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं DHCP कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स सर्वर की DHCP फैसिलिटी से हम सारे PCs को IP एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे हम यहाँ सर्विसेज पे गए, पहले तो डेस्कटॉप का पेज खुलेगा लेकिन यहाँ सर्विसेज का पेज है, तो सर्विसेज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको DHCP मिलेगा। जब मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आपको DHCP मिलेगा। DHCP में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो आपको जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 10.0.0.1 कर देना है। और ये इसलिए करना है क्योंकि जो हमारे सर्वर का आईपी है वो 10.0.0.1 है और सारे पीसीज को यही सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसको हम एज ए गेटवे यूज़ करेंगे। कोई भी DNS सर्वर है, जैसे कि अगर हम कोई DNS सर्वर इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, या इसको हम खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे हम 10.0.0.5 कर देते हैं। फिर आता है स्टार्ट आईपी एड्रेस। तो हमें आईपी एड्रेस जो हमारे नीचे 3 पीसीज हैं, एक तो हमने मैन्युअली दे दिया था और जो दूसरे हैं जिनको हम DHCP से यानी कि डायनेमिक होस्ट कंट्रोल, सॉरी फ्रेंड्स एक्चुअली मैं थोड़ा सा पजल हो गया था। तो DHCP की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और इसका यूज़ जो हमारे नीचे पीसीज हम यूज़ करते हैं सबको रेंडमली, मैनुअली तो हम एक पीसी को दे ही चुके हैं, लेकिन जो हमारे बहुत सारे पीसीज जब हम रियल इंटरफेस में काम करेंगे तो बहुत सारे पीसीज हमें कनेक्ट करने को मिलेंगे, तो हम उनको मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं दे सकते। तो इसलिए DHCP सर्वर का यूज़ किया जाता है ताकि सभी आईपी एड्रेस को उनके लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस मिल सके। तो हम स्टार्ट आईपी एड्रेस कहाँ से करेंगे,
20 से, यानी कि जब हम जो 10 की रेंज का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा है 10.0.0.1, तो यहाँ हमारे जो आईपी एड्रेस तीनों सिस्टम्स को मिलेंगे जो नीचे हैं, उनको 20 और 20 के बाद के आईपी मिलेंगे, जैसे 10.0.0.20, फिर 10.0.0.21, तो ऐसे आईपी एड्रेस इनको मिलेंगे। तो हम स्टार्ट रेंज रखते हैं 20, तो उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज़र्स के हम कितने नंबर ऑफ यूज़र्स को आईपी एड्रेस देना चाहते हैं। अभी तो हमारे पास 3 ही है, और हो सकता है कि हमें कुछ और ज़्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो इसके आधार पर हम DHCP सर्वर में पहले से ही सेटिंग करके चलते हैं कि हम यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे, तो थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिए। यहाँ पे जैसे मैंने अभी 50 लिखा था, तो मैं 50 ही लिख देता हूँ। तो ऐसा करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव कर दिया और हम सर्विस को ऑन कर देते हैं। तो सर्विस को ऑन करने के बाद ये सेव हो गया है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उन पीसीज को आईपी मिला कि नहीं मिला। तो पहले लैपटॉप में चेक करते हैं। लैपटॉप में चेक करते हैं तो लैपटॉप में पहले डेस्कटॉप पे खुलेगा और उसके बाद DHCP को कॉन्फ़िगर करिए। DHCP को हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या होता है कि इसको 10.0.0.21 मिल जाता है। तो इसके बाद हम दूसरे पीसी को देखते हैं कि आईपी एड्रेस मिला कि नहीं मिला। तो चलिए फ्रेंड्स दूसरे पीसी का आईपी एड्रेस चेक करते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, फिर डेस्कटॉप। यहाँ पे जो स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब होता है कि जो हम मैनुअली देते हैं। DHCP है जो हमें DHCP सर्वर प्रोवाइड करता है। तो DHCP के ऊपर क्लिक कीजिए। DHCP के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे हमको 10.0.0.23 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमने 20 के बाद की ही रेंज सेलेक्ट की थी। तो इसके बाद हम PC3 देखते हैं। तो PC3 में क्या करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। इसमें हम पहले स्टैटिक के ऊपर क्लिक करके बाद में DHCP के ऊपर क्लिक कीजिए, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमें 10.0.0.22 मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जो ऊपर हमने DHCP सर्वर में रेंज डिसाइड की थी कि हमें 20 के बाद ही मिले, तो हमें सारे के सारे 20 के बाद के ही मिले। जैसे कि आपने अभी लैपटॉप में देखा है 10.0.0.21 हमें मिला था, एक में हमें 22 मिला है, एक में 23 मिला है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ऐसा करके हम सारे पीसीज को आईपी दे सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में बात आएगी कि हमने PC5 को मैनुअली आईपी दिया था और बाकी के सारे पीसीज को हमने DHCP सर्वर से आईपी दिया है, तो क्या ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? तो चलिए अब हम इनका कम्युनिकेशन देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन करते हैं कि नहीं करते हैं। फ्रेंड्स इनके कम्युनिकेशन को चेक करने के लिए मैं आपको सिमुलेशन ना करके थोड़ा सा रियल टाइम में दिखा देता हूँ कि ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ से एक मैसेज लीजिए और इस पीसी को हमने DHCP से आईपी दिया था, तो इसको ऊपर मैसेज क्लिक करके और सर्वर के ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे ये सक्सेसफुल हो रहा है। तो ऐसा करके आप दूसरों पीसीज के साथ भी कर सकते हैं कि दूसरे पीसीज पे मैसेज ड्रॉप किया और उसको सर्वर के पास ड्रॉप किया, तो वो भी सक्सेसफुल हो गया। अब जैसे लैपटॉप के पास से ही करते हैं, तो लैपटॉप के ऊपर मैसेज ड्रॉप करके सर्वर के पास भेजिए, तो वो भी फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए ये ऊपर रहा PC, नीचे नहीं, ये रहा नीचे लैपटॉप 0 सक्सेसफुल। तो ये था फ्रेंड्स इनका कम्युनिकेशन जो कि एस्टेब्लिश हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि इस कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं ट्रबल शूटिंग की। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने 5 प्रॉब्लम्स को लिखा है। जैसे कि वायर, जो कनेक्टिविटी इसके अंदर होती है, जैसे कि डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए कनेक्ट करने के लिए स्टेट केबल का यूज़ किया जाता है। अगर हम कोई और केबल यूज़ कर देते हैं तो हो सकता है कि कनेक्टिविटी ना हो या फिर डाटा लॉस हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हमारा फायरवॉल ऑन होगा और हमारा जो दूसरा पीसी है जिसके साथ हम कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है, तो फायरवॉल उसको शेयरिंग करने से रोक देगा। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एंटीवायरस। अगर एंटीवायरस हमारा ऑन है और अगर हमारा जो दूसरा पीसी है वो अगर एंटीवायरस उसको शेयरिंग करने से रोक रहा है, तो उस केस में हमें एंटीवायरस को डिसेबल करना पड़ेगा। चौथे नंबर पर आती है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम। ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारा ये PC5 है, PC6 है, इनमें से किसी का भी जैसे कोई स्विच है, स्विच के अंदर तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जिस पोर्ट से PC5 कनेक्ट है वो ब्लॉक हो जाए। तो उसके ऊपर क्या होगा कि जो सर्वर से पर्टिकुलर सर्विसेज जो ये पीसी गेन कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, वो सर्विसेज ब्लॉक हो जाएंगी। तो उस केस में क्या होगा, ये पोर्ट ब्लॉक की समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। तो वो जो सर्वर लेवल की एक प्रॉब्लम होती है जिसको सर्वर लेवल के जो इंजीनियर्स होते हैं वही सॉल्व कर पाते हैं। तो उसके बाद आता है पॉलिसी अप्लाइज का।
पॉलिसी अप्लाई होने पर जैसे कि फ्रेंड्स आप सर्वर से कोई भी पर्टिकुलर सर्विस एक्सेस नहीं कर पा रहे हो या उस सर्विसेज के लिए आपको डिनाई कर दिया गया है, तो उसमें क्या होगा कि कोई पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी और आप उस सर्विस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है इस क्लाइंट सर्वर मॉडल की, जिसको ट्रबल शूट किया जाता है। और फ्रेंड्स अगर इसके बाद भी जैसे कि हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, सारी कनेक्टिविटी ठीक है, या सारे पोर्ट्स जो हमारे हैं वो पोर्ट ब्लॉक नहीं है, सारे पोर्ट ओपन है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके बाद भी अगर हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं हो पाता, तो इसका मतलब है कि जो हमारा सर्वर है वो फेल हो गया है, सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आ गई है, तो वो एक सर्वर लेवल की प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो ऐसा है कि ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो पॉइंट टू पॉइंट और क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में मैंने आपको बताई हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा IP एड्रेस क्या होता है और वे कितने टाइप का होता है और कैसे इसको बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।